जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो ऑडिट रिपोर्ट के कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है उनकी केस स्टडी और पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। खासतौर पे गोइंग कंसर्न के हवाले से डिस्कशन होगी आज के लेक्चर में। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई भी चीज़ समझ ना आई हो जी। प्रिलिमिनरी असेसमेंट ये आपने किस कंटेक्स्ट में वर्ड पढ़ा? अच्छा ठीक है। याद रखिए, हम आपको पता है जो ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो 3 फेजेस में ऑब्टेन करता है। रिस्क असेसमेंट स्टेज, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट स्टेज पे जब वो रिस्क आइडेंटिफाई करता है ना, तो इसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट या इनिशियल असेसमेंट। इसलिए कि ऐन मुमकिन है कि जो स्टार्ट में रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हों, बाद में पता चले कि वो रिस्क एड्रेस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने अच्छे इंटरनल कंट्रोल से उनके ऊपर काबू पा लिया। समटाइम ऐसा भी होता है कि स्टार्ट में हमें कोई चीज रिस्क नहीं लगती या रिस्क हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। टेस्ट ऑफ कंट्रोल की स्टेज पे या सब्सटेंटिव प्रोसीजर की स्टेज पे हमें वो रिस्क नजर आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम ये कह रहे होते हैं ना प्रिलिमिनरी असेसमेंट, इसका मतलब हम इनिशियल लेवल पे असेसमेंट की है हमने, मे बी सब्सिक्वेंटली ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, मे बी सब्सिक्वेंटली रिवाइज हो जाए। अक्सर बल्कि जो रिस्क होते हैं वो बाद में रिवाइज हो जाते हैं। रिवाइज होने का मतलब क्या है? पहले आपने सोचा था रिस्क नहीं है, बाद में पता चला है, या पहले सोचा था रिस्क है, बाद में पता चला रिस्क नहीं। ये पॉसिबल है इनिशियल असेसमेंट में, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज को समझते जाते हैं ना, आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेहतर होता जाता है। तो ऑडिट जैसे जैसे आगे चलता है ना, हर गुजरते दिन के साथ ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहा होता है, तो बाद में रिस्क असेसमेंट रिवाइज या रिफाइन हो सकती है। इसीलिए उसने ये प्रीलिमिनरी असेसमेंट का वर्ड यूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो इसमें रिस्क किसी एक एरिया में आइडेंटिफाई नहीं करना होता, हमने सारे एरियाज में आइडेंटिफाई करनी, यानी सारे इशू से रिलेटेड हमने रिस्क आइडेंटिफाई करने। तो ऐसा होगा कि आगे चल के डिफरेंट चैप्टर्स में आपको ये टर्म बार बार आपके सामने आएगी। जैसे चैप्टर 3 में तो हमने जनरल पढ़ा ना, रिस्क असेसमेंट गाइडेंस, रिस्क असेसमेंट शेयर परफॉर्म करने। गोइंग कंसर्न का टॉपिक पढ़ा तो आपने फिर दोबारा रिस्क असेसमेंट पढ़ा। तो कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो हमने पहले पढ़ लिया, ये दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए कि अब हम स्पेसिफिकली गोइंग कंसर्न के हवाले से रिस्क असेस कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक रिस्क, यानी ये वो रिस्क असेसमेंट है जिसका फोकस सारे का सारा गोइंग कंसर्न के ऊपर है। इसमें जो प्रोसीजर आपको बताए जाएंगे, हालांकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पहले भी तो पढ़े थे, हमने पढ़े थे ना, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। तो ये दोबारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कौन से नए प्रोसीजर आ गए? ये असल में उन्हीं प्रोसीजर्स की स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। इसमें अगर आप देखेंगे ना प्रोसीजर को, तो ये इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल, ये लगभग यही प्रोसीजर है, लेकिन इनकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है गोइंग कंसर्न के ऊपर। इसी तरह एक हमारा रिस्क और होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो सकता है हम सारी आइडेंटिफाई ना कर पाए मैनेजमेंट, तो हमने आइडेंटिफाई करनी होती है रिलेटेड पार्टीज जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की, उसके लिए भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होंगे? स्पेसिफिक टू रिलेटेड पार्टीज। इसी तरह सब्सिक्वेंट इवेंट में भी रिस्क होता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकता है सारे आइडेंटिफाइड ना हो, तो ये आइडेंटिफाई कर, ये असेस करने के लिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट का रिस्क कितना है, उस एरिया में भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के, वहां पे भी आप हो सकता है पढ़ेंगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 3, 4, 5 दफा आएगा, लेकिन जनरल ओवरऑल एक ही है जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ लिया। अब जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएंगे वो कौन से वाले होंगे? जो स्पेसिफिकली किसी एरिया से रिलेट करते हैं। भाई ये बात समझ आ गई आपको? चलिए, और कोई क्वेश्चन? शाबाश, अच्छा क्वेश्चन था। जी जी।
तो अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि इममटेरियल इफेक्ट है, और इममटेरियल इफेक्ट का मतलब है कि 5% ऑफ प्रॉफिट लाइक बहुत माइनर सा हो जाता है, फिर वो चीजें गोइंग कंसर्न में क्यों आती हैं? अच्छा, यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, क्वेश्चन इनका ये है कि अगर कोई फर्ज कीजिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट है और वो ठीक डिस्क्लोज किया है, तो इसका मतलब है अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। तो अनमोडिफाइड ओपिनियन में तो मिस स्टेटमेंट होती ही नहीं, या होती है तो इममटेरियल होती है। तो हम किसी इममटेरियल चीज को जिसको हमने ओपिनियन में डिस्कस नहीं किया, उसे हम एमसीक्यू मैटर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या किसी और पैराग्राफ में गोइंग कंसर्न में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर वो इतनी ही अहम हो तो हम उसे मॉडिफाइड ओपिनियन में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन की नेचर ये है कि उसमें या तो मिस स्टेटमेंट आएगी या स्कोप लिमिटेशन आएगी। ठीक है, बाकी जो एडिशनल पैराग्राफ है उनमें स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको ये बोला था कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज ना तो मिस स्टेटमेंट है ना ही स्कोप लिमिटेशन, लेकिन यूजर्स के लिए बहुत अहम है जानना, यूजर्स के लिए वो चीज बहुत अहम है, तो उसको एम्फसाइज करना होता है। तो जो चीजें मिस स्टेटमेंट नहीं है, आप इफेक्ट ना देखें, आप तो ये देख रहे हैं कि इफेक्ट, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मिस स्टेटमेंट है ही नहीं। इफेक्ट की तरफ तो बाद में जाएंगे ना, पहले तो हमने ये साबित करना होता है मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, फिर दूसरे लेवल पे हमने ये देखना होता है कि अगर मिस स्टेटमेंट है तो उसका इफेक्ट क्या है। मैं तो पहले लेवल पे आपको ये कह रहा हूँ कि मिस स्टेटमेंट है ही नहीं, ये जो एमसीक्यू मैटर की एग्जांपल होती है। फिर हम क्यों बता रहे होते हैं? हम उन्हें इस वजह से बता रहे होते हैं कि यूजर्स के लिए वो सिग्निफिकेंट अहम और सही डिस्क्लोज हुई है। अगर सही डिस्क्लोज ना हुई होती फिर आपकी बात ठीक थी, फिर हम उनको क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन में डिस्कस करते हैं। लेकिन चूंकि वो ठीक तरीके से डिस्क्लोज है, हम सिर्फ यूजर की अटेंशन ड्रा कर रहे हैं कि भैया इसको ध्यान से पढ़ लो, ये आपके डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे अक्सर बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी ये सिखाया जाता है कि आप अपने यूजर्स को, जिसको आपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, उसको कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पास्ट ट्रैक वगैरह, डिविडेंड हिस्ट्री, फ्यूचर पर सब कुछ बताए। लेकिन एंड पे एक चीज जरूर तवज्जो दिला दे यूजर की, क्या? कि असल में जो मार्केट का रिटर्न है फ्यूचर का, वो अनसर्टन है, वो हो सकता है पास्ट ट्रेंड को फॉलो ना करे। एम्फसाइज करना होता है हमने अपने यूजर को, ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। ठीक है, हालांकि जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पास्ट में जो चीजें कही गई होती हैं, तो वो झूठ तो नहीं होती, सच होती है। ठीक है, लेकिन इस हर प्रोफेशन में होता है, मेडिकल प्रोफेशन में भी ऐसा होता है। आपने बहुत सी ऐसी वो मेडिसिन सिरप वगैरह देखे होंगे, लिखा होता है बच्चों की भून से दूर रखें। ठीक है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कोई नुकसानदेह चीज है, मतलब ओवरऑल नुकसानदेह चीज नहीं है, किसी बीमारी के इलाज के लिए वो सिरप, लेकिन खास तौर पे यूजर्स को बता दिया जाता है कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है बाइंग करते हुए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हुए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी चीजें जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम समझते हैं यूजर के लिए अहम है, क्या करते हैं हम उनको डिस्क्लोज अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा, इंक्लूड करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, एक एमसीक्यू मैटर और एक अदर मैटर। तो ये तो आपको दोनों में कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है, कंसेप्चुअल, एग्जांपल नहीं पूछ रहा, लिस्ट कंसेप्चुअल। एमसीक्यू मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें उनमें डिस्क्लोज होती हैं, और अदर मैटर ऑडिटर से रिलेटेड चीजें ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज होती हैं। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? और मैंने आपको जो सबसे अहम चीज बताई है वो ये कि याद रखिए, आपने एक उसका ट्रिक होता है एग्जामिनर का, पेपर सेटर का, आपको आपने सिचुएशन याद की होती है, ये सिचुएशन है, इधर फिट होगी, गोइंग कंसर्न है, जहां पे गोइंग कंसर्न आ गया फौरन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ आ जाता है ज़हन में। ऐसा गलत है, ऐसी सोचना गलत है। क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये बताती है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी। टॉपिक गोइंग कंसर्न था, लेकिन आपने कल देखा हमने गोइंग कंसर्न के साथ उसको की ऑडिट मैटर का कंसेप्ट भी डिस्कस किया, हमने एमसीक्यू मैटर का कंसेप्ट भी डिस्कस किया, हमने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट भी डिस्कस किया, हमने क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन भी डिस्कस किया, तो एग्जैक्टली अनमोडिफाइड का भी डिस्कस किया। तो एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट होगा, ये सिर्फ बेसिक टाइप ऑफ इवेंट पे डिपेंड नहीं करता, उसके बाद जो आगे फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है उस पे डिपेंड करता है। आपने सारा क्वेश्चन पढ़ के डिसीजन करना है। ठीक है, सिर्फ बेसिक फैक्ट के ऊपर डिसीजन नहीं करना आपने। ठीक है, इस चीज का बस ध्यान रखिएगा, बाकी और कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंशाल्लाह आप टैकल कर लेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चीजों को देख लेंगे। शुरू शुरू में ये चीज आपको प्रॉब्लम करेगी, अभी बता रहा हूं कि ये चीज तो इधर आनी चाहिए थी, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा आना चाहिए था गोइंग कंसर्न वाले इशू में।
ये क्वालिफाइड ओपिनियन कहाँ से आ गया, ये एमसीक्यू मैटर कहाँ से आ गया, ठीक है, या कभी मिक्सिंग होगी, ये तो एमसीक्यू मैटर में था, अदर मैटर में नहीं आना चाहिए, या इस तरह की मिस क्लासिफिकेशन आपको लगे, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना स्टार्ट में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस से चीज रिफाइन हो जाएगी। सिर्फ जो मेरी सबसे अहम एडवाइस है ना आपको, चैप्टर 4 जो कि हमारे सिलेबस में सबसे अहम चैप्टर है और सब केस स्टडी भी सबसे अहम है, उसमें जो सबसे अहम चैप्टर में सबसे अहम एडवाइस मैं आपको ये दे रहा हूं कि जो आपने डिसीजन करना है वो सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पढ़ के फिर डिसीजन करना है इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, ठीक है जी, सिर्फ बेसिक टाइप ऑफ इवेंट पे डिसीजन नहीं करना। और की क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए जी जी जी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई इवेंट्स और या कंडीशंस में इंक्वायर अबाउट इवेंट्स और कंडीशंस दैट गो बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट, दैट गो बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट, इसका मतलब आप यूं समझिए कि जो 12 महीने के बाद का भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है ना, जैसे फर्ज कीजिए लोन है उसको रीपे करना है, लेकिन अगर तो 3-4 महीने के बाद पे करना हो ईयर एंड के बाद, तो वो हमारे लिए एक गोइंग कंसर्न की इवेंट या कंडीशन है, रेलिवेंट है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए वो कोई 1.5-2 साल के बाद पेएबल है, तो उसका इंपैक्ट गोइंग कंसर्न पे नहीं आएगा, ठीक है, अजम्पशन हमारा जो पीरियड है ना उसके लिए नहीं। लेकिन अगर किसी, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी, अगर किसी और इवेंट की वजह से गोइंग कंसर्न का इशू राइज हो रहा है, सवाल यह कि फिर पूछते क्यों, स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं सर ये जो बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ असेसमेंट गोइंग कंसर्न का क्या होता है, 12 मंथ, तो जो तो 12 मंथ के अंदर मसले मसाइल हैं वो तो हमें कंसीडर करने चाहिए गोइंग कंसर्न में, भाई 12 मंथ के बाद वाले तो नहीं करने चाहिए। तो यहां पे लेकिन ये कह रहा है कि जो बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट यानी 12 महीने के बाद वाले इवेंट्स हैं उनको बारे में भी इंक्वायर करो। वो क्यों, उसकी रीजन ये है, जरा सुनिएगा, कि 12 महीनों के बाद, जैसे फर्ज कीजिए 2 साल के बाद एक इवेंट अगर होने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल कैंसिल होने वाला है किसी कस्टमर के साथ 2 साल के बाद, या कोई 1.5 साल के बाद कोई बैंक लोन है उसकी मैच्योरिटी डेट आने वाली है, कंपनी के पास अगर 1 रुपया भी नहीं है ना वो 1.5 साल बाद वाला लोन पे करने के लिए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे इस साल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्री करते हैं? क्यों भला, 12 महीनों में ड्यू ही नहीं है, 12 महीनों तो चलेगी। लेकिन हम उसके बारे में स्टिल पूछेंगे, क्यों, रीजन सुन लीजिए, क्योंकि अगर किसी और इवेंट की वजह से गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम है, डाउट क्रिएट होता है, तो आपको याद है हम कैश फ्लो फॉर कॉस्ट बनवाते हैं, उस कैश फ्लो फॉर कॉस्ट में हमने देखना है कि ये जो कैश फ्लो फॉर कॉस्ट बनती है वो 3-4 साल 5 साल के लिए, ताकि पता चले आगे जो है ना बिल्कुल अरेंजमेंट कंपनी की ठीक चल रही है। उसमें हमने देखना है कि अगर उसका इंपैक्ट आएगा तो वो मैनेजमेंट ने ले लिया हो, यानी डायरेक्टली गोइंग कंसर्न से रेलिवेंट नहीं है, इनडायरेक्ट जब हम मैनेजमेंट की अजम्पशन को वैल्यूएट कर रहे होते हैं ना, तो मैनेजमेंट हमें कैश फ्लो फॉर कॉस्ट बना के देती है, लिखा हुआ ना कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, हाँ, उसमें हमने देखना है कि उस इवेंट का इफेक्ट आया हो। कैश फ्लो फॉर कॉस्ट 2-3 साल के लिए बनती है, वो 1 साल के लिए नहीं बनती, ठीक है, उसके लिए हम देख रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये, वरना एक आसान कंसेप्ट भी है ये समझने के लिए कि भैया हम इसलिए पूछ रहे होते हैं क्योंकि अगले साल जब हम ऑडिट करने के लिए आए तो हमें पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद हो, हमने जो आइडेंटिफाई किया वो पहले से करके रखा हो, ये इजी रीजन आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो 2 रीजन मैंने आपको बता दी क्यों हम बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट इंक्वायर करते हैं, क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की तरफ। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अपने केस स्टडीज को प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या खास चीज देखनी है। गोइंग कंसर्न का एरिया फेवरेट है आई कैप का भी और प्रैक्टिस में भी, क्योंकि इसमें एक एक्सपेक्टेशन गैप हमारा ऑडिटर्स का और यूजर्स का, शेयर होल्डर्स का बढ़ रहा है। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन स्टिल है कि अगर कंपनी डूबने वाली है ना तो ऑडिटर उनको पहले से वार्न कर दे, वो उसमें से इन्वेस्टमेंट ना करे। लेकिन हम ऑडिटर ये कहते हैं कि सर हमें तो नहीं पता, हमारे पास कुछ इंडिकेशन जरूर होती है लेकिन हमें कंफर्म तो नहीं होता कि कंपनी डूबने वाली है। हम कहते हैं कंपनी डूबने वाली, आप इन्वेस्टमेंट निकाल लें, बाद में वो ग्रो कर जाए, प्रॉब्लम्स है। तो ये थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन गैप, इसी वजह से गोइंग कंसर्न का एरिया प्रैक्टिस में भी और एग्जाम में भी अहम है। इसमें जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो एज यूजुअल हर टॉपिक की तरह ऑडिट के या तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा या केस स्टडी होगी। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा तो वो क्या पूछ सकता है आपसे, यहाँ प्रोसीजर पूछ सकता है
या इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी पूछ सकता है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में, कि सिंपली कह देगा बताइए जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? तो ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। या कहेगा बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने आपने इवेंट्स या कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें भी खतरा है, वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। जो इनिशियल प्रोसीजर होते हैं टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन, और जो बाद वाले एडिशनल ऑन आइडेंटिफाई, इसमें आपको पूरी कोशिश करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कंफर्म है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी जो आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगी। आपने सिर्फ ये इस झांसे में नहीं आना उसके, वो ये आखिरी कोशिश करेगा जब इस टॉपिक को टेस्ट करेगा प्रोसीजर को मिक्स करने की, कि आपको क्लियर ना हो कि इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई करने से पहले वाले प्रोसीजर पूछ रहे हैं कि बाद वाले। ये है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में। केस स्टडी में क्या पूछेगा वो केस स्टडी में याद रखिए आपसे हमेशा यही पूछेगा कि ये आपका एक क्लाइंट है, इसमें वो इवेंट्स या कंडीशंस आइडेंटिफाई कर दीजिए जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करती हूं। केस स्टडी में क्या पूछेगा? इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई कर दीजिए जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करती, ठीक है जी। आपसे कंक्लूजन नहीं पूछेगा कि मुझे इसका कंक्लूजन भी दो, कि आपके ख्याल में गोइंग कंसर्न इस कंपनी की अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। आपको इस पोजीशन में कभी नहीं लाएगा, क्योंकि ये जजमेंटल डिसीजन होता है। आपसे सिर्फ ये कहेगा इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई कर दो, खत्म कहानी। आपने केस स्टडी के अंदर से क्या करना है? पढ़ के पिक एंड ड्रॉप पिक करना है। क्वेश्चन केस स्टडी में से इवेंट्स या कंडीशन को पिक करना है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रही होगी, और अपने सोल्यूशन में लिखते जाना है, सिंपल। लेकिन सिर्फ हेडिंग नहीं, एक्सप्लेनेशन भी, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ हेडिंग नहीं, ये जो आपको इवेंट्स या कंडीशन बताए गए ना बुक में, टेबल सा वो बना के कि कौन कौन से थे, ऑपरेशनल थे, लीगल थे, फाइनेंशियल थे, हाँ जी, वो सिर्फ हेडिंग्स है। वो क्या है? हेडिंग्स है। इसको थोड़ा आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। कि जैसे कंटिन्यूइंग लॉसेज है तो आप कहेंगे कंटिन्यूइंग लॉसेज है, तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इवन डिक्रीज हो रही है, तो इंडिकेशन आगे चल के लॉसेज में कन्वर्ट होगी, लॉसेज इक्विटी को खत्म कर देंगे, कंपनी के पास ऑपरेट करने के लिए फाइनेंशियल पैसे नहीं होंगे, तो कंपनी बंद हो सकती है, ठीक है। या गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे अब ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकी, कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हो गई, फिक्स कॉस्ट इनकर होते रहेंगे, इस वजह से कंपनी लॉस में चली जाएगी, अल्टीमेटली बंद हो जाएगी। तो थोड़ा उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ये ज़हन में रखिएगा। क्लियर जी? चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन बताए आपको रेटिव वाले में, कि या प्रोसीजर पूछेगा या इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेगा। उसी तरह केस स्टडी में या तो आपको वो केस दे के पूछेगा इसमें से इवेंट्स आइडेंटिफाई करो, या आपको गोइंग कंसर्न का पैरा दे के क्या कहेगा? एरर्स आइडेंटिफाई करो। इसमें से आपने उसमें से एरर्स और ओमिशंस आइडेंटिफाई करनी होगी, समझ रहे हैं? इससे ज्यादा वो टेस्टिंग नहीं कर सकता इसकी, मेरे ख्याल में। क्वेश्चन 12 स्टार्ट करें जी। तैयार हैं आप एग्जाम लेवल के क्वेश्चन के लिए? गोइंग कंसर्न का चलिए जी, देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं। स्टेट एनी 5 ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर से मुराद ऑडिट प्रोसीजर जनरल टर्म है, इसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी शामिल होते हैं, इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी, इसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हर तरह के जेनेरिक टर्म है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम जो भी ऑडिटर जो भी काम करता है ऑडिट प्रोसीजर कहता है। स्टेट 5 ऑडिट प्रोसीजर दैट कुड बी परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर डिटरमिनिंग वेदर आर नॉट ए मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। क्या कंफर्म करने के लिए? ये कंफर्म करने के लिए नहीं, या ये आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कि इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आपको बोला था ना, इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई करना और बात है, और ये कंफर्म करना कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये लेवल 2 का डिसीजन है, ये अलग है। कह रहा है whether or not material uncertainty exists when events are identified that may cast doubt on the entity's ability to continue as going concern।
अब मुझे बताइए ये क्या इनिशियल वाले प्रोसीजर पूछ रहा है रिस्क के एडिशनल? कैसे पता चला एडिशनल? हाँ जी, ये सबसे अहम चीज कि व्हेन इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, ये सबसे अहम चीज थी। इसका मतलब ये हुआ इवेंट्स आइडेंटिफाई करने नहीं है, हो चुके हैं। और आपको मैं बताया था कि क्वेश्चन जहां पे आपको खड़ा करेगा आपने उससे आगे चलना। तो अब इवेंट आइडेंटिफाई हो चुके हैं, अब क्या हमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए इवेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करना है? नहीं नहीं नहीं, वो तो हो चुका है। अब क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। याद है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर? कितने स्टूडेंट्स को याद है? शाबाश। अच्छा, वो याद से याद आया, आप बुक जो है वो अवेलेबल है बुक शॉप पे, तो अगर कोई लेटेस्ट एडिशन को लेना चाहे तो बुक शॉप से ले सकता है। अच्छा, आप मुझे नेक्स्ट ये बताइए, क्या हमने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि नहीं? क्यों नहीं डिस्कस करना? पूछा ही नहीं, शाबाश। आपको बहुत क्लियर होना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने क्या लिखना है। जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना आधा क्वेश्चन सॉल्व करने के बराबर होता है। तो इसमें हमने वो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं लिखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन 13। अगेन मैं ये देखना चाहता हूं आप एग्जैक्ट उस कंसेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन बाहिर आपको लगेंगे, लेकिन देखना चाहता हूं आप एग्जैक्ट कंसेप्ट के ऊपर पहुंचते हैं कि नहीं, और फिर क्या आपको ये पता है कि नहीं आपने स्टार्ट कहां से लेना है और एंड कहां पे करना है। दरमियान वाली चीजें नहीं पूछूंगा मैं। जिसको डोर का पहला सिरा और आखिरी सिरा पता है ना, वो सारा सुलझा लेगा डोर। क्या करने से ये एसी के ऊपर करवा दें। आगे चलते हैं जी। व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन फॉलोइंग केसेस? रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। रिपोर्ट के हवाले से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? क्या कह रहा है? देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन व्हिच इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखा, खुद से डिसीजन खुद से कर रहा है, आपसे नहीं करवा रहा डिसीजन। बताओ इस क्लाइंट के बारे में कैसे? अनसर्टेनिटी और है भी डिस्क्लोज्ड। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? अनमोडिफाइड के आगे ना जितना क्वेश्चन है चलते जाए जवाब दे, और बस नहीं है। अनमोडिफाइड ओपिनियन के अलावा क्या आएगा भाई? सो रहा है इसमें। अनमोडिफाइड ओपिनियन के अलावा क्या आएगा इसमें? ऑडिटर शैल इंक्लूड मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। ये भी लिखेंगे तो फेल होंगे। मटेरियल पैराग्राफ ऐड कर दिया, याद रखिए एक्सप्लेनेशन भी देनी है, सिर्फ ये नहीं बता इस पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन आएगी। इवेंट्स, रेफरेंस, नोट्स टू द अकाउंट्स, और फिर इसके बाद स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट दैट देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी, और फिर आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। ये चार इंफॉर्मेशन आएगी। मुझे खुद बताइए, अगर 3 नंबर का भी ये क्वेश्चन हो, 1-2 नंबर का हो तो चले सिर्फ आप ये लिख दें अनमोडिफाइड ओपिनियन और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। 3 नंबर का भी क्वेश्चन हुआ ना, तो आपने उसके साथ वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। ठीक है, ये कुछ दिन पहले मैंने एक एक्सरसाइज की, आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एग्जाम में आपको कितना लिखना चाहिए। ठीक है, उसमें 2-3 काम किए। मैं अपने प्रोसीजर बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं वो बता देता हूं। पहले मैंने आई कैप का जो सजेस्टेड सॉल्यूशन होता है ना, 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसके वर्ड्स काउंट किए। वो जाहिर है मैंने खुद काउंट नहीं किए, यही से काउंट करवाए। वर्ड काउंट किए कितने वर्ड्स हैं, तो मुझे पता चल गया 100 नंबर के सॉल्यूशन में क्वेश्चन पेपर हो ना, उसका सॉल्यूशन में इतने मार्क्स होते हैं। उसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो मुझे पता चल गया कि 1 नंबर के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन समटाइम्स डिवाइड कर दिया, वर्ड से डिवाइड। जी, यानी फर्ज कीजिए अगर उसके वर्ड थे, मैं आपके साथ एग्जैक्ट शेयर करता हूँ, डिफरेंट थे, लगभग कोई 4500 के लगभग थे, किसी के 4100 थे, किसी अटेम्प्ट के सॉल्यूशन के, किसी के 4900 थे वर्ड्स, तो लगभग थे 4500। डिवाइड किया 100 से तो आया 45। इसका मतलब ये हुआ 1 नंबर के लिए 45 लगभग। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च की, मजीद 2 फैक्टर्स, क्योंकि बास का सॉल्यूशन को हम जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, उसमें जो स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होता है वो चीज
उसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन सोल्यूशन में ऐड कर दी जाती है। फिर मैंने शेयर किया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इंग्लिश राइटिंग स्पीड एवरेज क्या है, और कौन से वाली, ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट की, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन लेवल तो है, तो बच्चों की नहीं, पहले उसने 5वीं छठी क्लास के बच्चे की बताएंगे, वो नहीं, ग्रेजुएट लेवल के बच्चे की उसने स्पीड बता दी। ठीक है, उसने कहा कि जी 1 मिनट की स्पीड कोई लगभग 25 वर्ड्स 25 वर्ड्स पर मिनट थी। उस लिहाज से 1.8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 मिनट में इतनी स्पीड है और हमारे पास 1.8 मिनट होता है एक नंबर के लिए, तो लगभग स्पीड कोई 40-45 के लगभग आ रही थी। लेकिन उसमें एक और बात लिखी थी कि एक होता है ऐसे लिखना, कोई जर्नल है, एक होता है टेक्निकल मैटर लिखना। जो टेक्निकल मैटर लिखना होता है ना, इसमें आपकी स्पीड कम होती है, आपने क्योंकि सोचना होता है। जैसे एक लेक्चर देखने में और एक मूवी देखने में फर्क है। लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर देखने में ना आपको शायद 1.5 घंटा लग जाता होगा, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं या यूट्यूब पे आप देखते हो, आपको बहुत से काम साइमल आपको नोट समझना सुनना पड़ता है, गौर से समझना पड़ता है, अहम चीजें नोट करना पड़ती है साथ साथ। मूवी में ये काम नहीं करने पड़ते, तो हम मूवी के वॉचिंग टाइम को लेक्चर के वॉचिंग टाइम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी तरह उन्होंने कहा जी इसमें आपको फिर हेयर कट लगाना होता है कोई, क्योंकि टेक्निकल मैटर लिखना है। तो लगभग आपको बता रहा हूं 35 वर्ड्स एवरेज, 30 से 40 के दरमियान में वर्ड्स पर मिनट पर मार्क 30 से 40 वर्ड्स आपने ऑन एवरेज 35, अपनी रिसर्च का कंक्लूजन बता रहा हूं, आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। यानी एक नंबर के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स हैं और 1.8 मिनट्स में आपने 30 to 40 वर्ड्स लिखने हैं। 30 to 40 वर्ड्स इज इक्वल टू 1 मार्क, ये क्वेश्चन लिख लें। 30 लेकिन ये जनरल है, अगर आप ज्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें, लेकिन ये मिनिमम है। ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स पर मार्क। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने सोचना भी होता है। ठीक है, तो वो सोचने वाली एडजस्टमेंट डाल के तो ये आपको एक मैंने बेसिक एक टूल दे दिया। अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अप डाउन हो सकता है, लेकिन एक आपको बेंचमार्क दे दिया, आपने कोशिश करनी है इसको मीट करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आइडिया ऑफ ओपिनियन दैट द कंपनी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। अब उसने खुद बता दिया कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। अब क्या करना है, यहां पे नोट कीजिए, ऊपर वाली रिक्वायरमेंट और नीचे वाली, ऊपर वाली में उसने क्लियरली बता दिया विच इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। इसमें उसने ये नहीं बताया हाँ कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाई है। यहां के आगे हमारा कंसेप्ट 2 हिस्सों में जाता है। तो अब बताइए हमें किस हिस्से की तरफ चलना चाहिए, दोनों की तरफ चलना चाहिए। शाबाश शाबाश, इफ करके। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं लिख देना क्वालिफाइड आर एडवर्स ओपिनियन। If financial statements are prepared on going concern basis, then auditor shall express qualified adverse opinion। यहां पे बात खत्म नहीं कर देनी, क्यों? हाँ जी, आगे बेसिस की बात करनी है। शाबाश, डन जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14, रिक्वायर्ड। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, केस स्टडी है। Assess NFL's ability to continue as a going concern. Also suggest the audit procedure which your team need to perform in order to validate your assessment. 2 हिस्से हैं इसके क्वेश्चन के, क्लियर? एक हिस्सा तो हमारा केस स्टडी का है, एक दूसरा हिस्सा जो है वो केस स्टडी वाला नहीं, रिप्रोडक्शन का है। उसमें प्रोसीजर बताने, लेकिन अगेन प्रोसीजर आपने डिसाइड करने। आपको पता चल गया गोइंग कंसर्न से रिलेटेड प्रोसीजर है, और गोइंग कंसर्न से रिलेटेड हमारे पास 2 ही रिस्क है, 2 ही प्रोसीजर लिस्ट है, एक टू आइडेंटिफाई और एक आफ्टर आइडेंटिफाई। अब ये आपने खुद डिसीजन करना है एंड पे कि कौन से प्रोसीजर पूछ रहा है। पहला मेरा बड़ा सवाल यह है, वो तो आसान डिसीजन होगा, वो तो आपने अभी तुक्का लगा लेंगे उसका। बड़ा डिसीजन, असेस एनएफएल्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। इसका क्या मतलब है कि देखो इसके गोइंग कंसर्न को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम ऊपर उसने केस बनाया हुआ। इसमें अब इसमें होगा क्या, गैस करें, गैस करें होगा क्या, कैसे टेस्टिंग कर रहा है आपकी, आगे क्या आने वाला है? वो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसमें इवेंट्स या कंडीशन होगी कास्टिंग डाउट।
नेगेटिव चीजें हो आपने पिक करनी है। इसमें हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव। आपने कौन सी वाली पिक करनी है? नेगेटिव। मोर देन 80% चांसेस है, बल्कि 80% कर लेते हैं, मोर देन 80% चांसेस है कि वही इवेंट्स या कंडीशन आएंगे जो आपने पढ़े हुए हैं, बुक में है। लेकिन स्टिल अब थोड़ा ना आप जजमेंट साइड की तरफ आ रहा है रिसेंट अटेम्प्ट्स में। तो आपने अगर कोई ऐसा इवेंट्स या कंडीशन आया जो फर्ज कीजिए लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है जजमेंट की बेस पे कि ये भी कंपनी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, कंपनी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता, आपने उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना है। एग्रीड? चलिए, अच्छा बताइए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके ख्याल में मार्क्स एलोकेशन कैसे होगी? 5 मार्क्स शायद प्रोसीजर के होंगे, 5 मार्क्स इवेंट्स या कंडीशन के। कह रहे योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ निंजा फूड्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 22। हमारे ऑडिटर होने की वजह से कंपनी की गोइंग कंसर्न को प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, पक्का? चले आगे। NFL is a food chain having restaurant located in all major cities of Pakistan। फूड चेन होने की वजह से गोइंग कंसर्न में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या गवर्नमेंट एंड करीब फूड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे पाबंदी तो नहीं लगाने लगे? लेकिन याद रखे जब कोरोना आया था ना, तब इसमें प्रॉब्लम थी गोइंग कंसर्न की। कैसे? रेस्टोरेंट पे पाबंदी लग गई थी, बहुत से रेस्टोरेंट उस वक्त बंद हो गए, कुछ लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जब रिकवरी हुई तो कुछ लेन आ भी गए, लेकिन जब जाहिर है साल 1.5 साल तक रेस्टोरेंट बंद रहेंगे तो रेंट तो पे नहीं कर सकते थे। अभी फिलहाल के हालात में फूड चेन की वजह से कोई प्रॉब्लम, इस इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी गोइंग कंसर्न का कोई डाउट नहीं है। NFL specializes in Pan Asian cuisine and has Japanese, Thai and Chinese food on its menu। और डिफरेंट टाइप्स का आपको पता है फूड मेन्यू होता है। कहते हैं ये सारे फूड आइटम्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अपने कस्टमर्स के लिए भी जो बाहर से आते हैं शायद, उनके लिए उन्होंने भी कुछ ऑप्शंस रखी हुई हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। Following information has been gathered by the auditing। Some of the ingredients used in the food products offered to customer are imported। Imports कर रहे हैं। अगर मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा होता ना, जनरल हर तरह की, सिर्फ गोइंग कंसर्न की नहीं, अभी तो सिर्फ गोइंग कंसर्न की कर रहे हैं ना, हर तरह की रिस्क जनरल कर रहा होता तो मैं कहता इसमें फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का रिस्क आ गया है, इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का हो सकता है रिस्क ठीक ना लगाया हो, ठीक है, या उसकी कैलकुलेशन ठीक ना प्रैक्टिकली जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, जैसे अगर मैं कोई ऑनलाइन वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन लूँ ना, वो $10 की है तो आजकल रेट कोई 280 का है, लेकिन मुझे टैक्सी वगैरह डाल के ना वो 10% मजीद वो कोई 308 रुपए की बाइंग पड़ती है $1 की। तो अब वो विदहोल्डिंग टैक्स अगर तो वो टैक्स विदहोल्डिंग है तो मुझे अलग रिगार्ड करना है, और अगर वो फाइनल टैक्स है तो वो जाहिर है कैपिटलाइज उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड। तो ये कन्वर्जन रेट सही लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम होती है जब आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन यहां पे नोट कीजिए, मुझे इस इंपोर्ट की वजह से फिलहाल कोई गोइंग कंसर्न का इश्यू नहीं है। भाई समझ रहे अहम कंसेप्ट क्या है? इंपोर्ट होने की वजह से रिस्क राइज जरूर हो रहा है, लेकिन गोइंग कंसर्न का रिस्क राइज नहीं होगा। गैस करें गोइंग कंसर्न का रिस्क कब राइज होगा आगे चलने से पहले? अगर इंपोर्ट बैन हो जाए। शाबाश शाबाश। अच्छा, जब इंपोर्ट बैन, मजे की बात सुने, इंपोर्ट बैन हो जाएगी ना, फॉरेन करेंसी का रिस्क खत्म हो जाएगा। इंपोर्ट होएगी नहीं, फॉरेन करेंसी कहां से बनी है, लेकिन गोइंग कंसर्न फारग हो गई। तो इसीलिए आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सोचना है। देखा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ने का फायदा क्या है? फोकस हो के हम रिस्क असेसमेंट करें। हमें पता हमने इर्द गिर्द के रिस्क करने आइडेंटिफाई करने, कौन से करने हैं? गोइंग कंसर्न। On 31st August 22, the government has banned import of luxury food items, which include most of the imported items used in the NFL's most selling items। जी, most selling item में जो ingredients यूज होते हैं उसी के ऊपर बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। गोइंग कंसर्न का इशू आ गया। चले, हेडिंग क्या बनाएंगे? बैन ऑन फूड आइटम्स बाय गवर्नमेंट। ये हेडिंग बना दे, लेकिन सिर्फ हेडिंग बनाने से नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर शायद दे दे। एक्सप्लेनेशन भी आपने ऐड करनी है। डन जी। फिर इसके बाद क्या? अच्छा फिर क्या कह रहा? नहीं परेशान ना होइए आप, बिला वजह परेशान हो गया। NFL currently has stock of these imported items which fulfill its requirement for next 1 month।
हाँ 1 मंथ ओनली, महीने तक तो चल जाएगी, उसके बाद क्या है, ये तो 6 महीने का भी स्टॉक होता ना फिर। हाँ अगर उसने बोला होता कि 12 महीने का स्टॉक है, फिर हम कहते हैं ये गोइंग कंसर्न की कंडीशन नहीं। इंक्वायर फिर भी कर लेते, अपने पास रिकॉर्ड में फिर भी लेते कि गोइंग कंसर्न फिर ना लिखते। फिर क्लियर, आइडेंटिफाई कर लिया आपने जी। हाँ उसने बताया नहीं हुआ मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज किया है कि नहीं, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है कि नहीं, इसका इंपैक्ट किस चीज पे पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट पे। क्या उसने हमसे इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट पूछा है? तो ये चीज हमारे लिए इररेलेवेंट हो गई, समझ रहे हैं। अगर उसने इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट पूछा होता ना, फिर बिल्कुल ठीक है, फिर मैं सबसे अहम चीज आपको यही कहता, देखो भाई डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, किया है तो वो डिस्कस करो, नहीं किया तो वो डिस्कस करो, साइलेंट है तो दोनों डिस्कस करो। लेकिन अभी क्यों नहीं करवा रहा? रिपोर्ट में उसने सिर्फ कहा गोइंग कंसर्न स्टेटस के ऊपर कमेंट करो, इसके गोइंग कंसर्न असेसमेंट वैल्यूएट करो। 1 में हमें एक इशू, अच्छा एक चीज और सुन लें, जैसे मैं आपको बताया था, स्टूडेंट कहने लगा सर शुरू वाले सवाल जो है ना मुश्किल, एंड वाले आसान होते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल, मुझे एक चीज बताइए। अब एग्जाम की जो जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजी, एग्जामिनर कैसे घेरता है आपको, उसमें से एक और तरीका बताने लगा आपको। 1 2 3 4 आपके जहन में क्या आ रहा होगा भला, कि 4 पैराग्राफ हैं, 4 इवेंट या कंडीशन होंगे। सम टाइम पहले में कोई इवेंट या कंडीशन नहीं होगा, 4th में हो सकता है 2 हो। तो याद रखें जब कभी डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, ये हरगिज लाजमी नहीं है हर पैराग्राफ में एक इवेंट हो। आई क्या हिंट नहीं देगा इतना, अक्सर ऐसा होगा, अक्सर ऐसा होगा अक्सर। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होगा कि किसी पैराग्राफ में कोई मसला नहीं है और किसी दूसरे पैराग्राफ में 2 मसले हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन था स्टूडेंट, कोई 10 पूरा अगर टाइम 18 मिनट था, 8-10 मिनट पहले पैराग्राफ को पढ़ता रहा, सर रिस्क निकल नहीं रहा। मैंने कहा भाई है ही नहीं, उनको सर वैसे मैं टाइम जाया किया क्या, मैं कहा यही तो आई चाहता था। तो आपको अगर रिस्क फर्स्ट रीडिंग में नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तसल्ली से पढ़ें, नहीं है तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है, फिर आगे चले जाए। सेकंड, 70% ऑफ कस्टमर्स पे इन कैश while remaining 30% pay through credit or debit cards. Further 55% of customer visits are on weekend. All cash collection on weekend is deposited in the bank on the very next working day. क्या गोइंग कंसर्न का कोई मसला है कैश में कि क्रेडिट है? नहीं। अच्छा अब बताओ, गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, लेकिन अगर जनरल लेवल पे जाए ना, मैं आपको बताऊं कि और कोई भी मसला बताएं, कोई भी है मसला किसी भी एरिया में है, जो कैश पड़ा था वो चोरी होने का, कैश पड़ा हुआ है चोरी होने का खतरा है। मैं आपको बता दूं जितनी भी दुकानों पे चोरियां होती हैं ना, मोर देन 80% केसेस में कोई ना कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व होता है, उनको खबर होती है आज दुकान में कैश पड़ा हुआ है, या इनकी प्रैक्टिस क्या है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस क्या है ये पता होता है, ठीक है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा वो बैंक सही है, इसलिए आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में आपने जाना किसी न किसी जगह बैठना, आपको अंदाजा हो बैंक में जितने डाके होते हैं, कई दफा जो गार्ड मुलवस होता है और कई दफा बैंक का स्टाफ मुलवस होता है, ठीक है। हमारे एक रिलेटिव थे, उनके बारे में मैंने सुना कि उनकी आदत थी जो दुकान का डेली कैश कलेक्शन होती थी ना घर से ना, वो टिफिन बॉक्स लेके जाते थे खाने खाने, तो डेली जो कलेक्शन होती थी ना वो टिफिन बॉक्स के अंदर रख के ना लपेट के शॉपर वगैरह में वो वापस लेके आते थे। एक दफा रास्ते में कुछ लोगों ने रोक लिया गन पॉइंट पे, वो गाड़ी थी, उनको पता, मेरे पास तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा सारी चीजें छोड़ो टिफिन बॉक्स दे दो। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली होगी उनको, अंदर से। तो इसीलिए याद रखें एक्सेसिव कैश इन हैंड, जहां पे कैश इन हैंड होगा ना वहां पे रिस्क जरूर है चोरी का। तो ये नॉर्मल रिस्क तो है, नॉर्मल रिस्क तो, लेकिन गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम कोई नहीं है। क्या एक्सेसिव कैश इन हैंड होगा ना, खासतौर पे वीकेंड पे, वीकेंड पे अब ज्यादातर आपको पता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में वीकेंड पे लोग जो है वो जाते हैं खाने वगैरह करने के, तो वहां पे ज्यादा कलेक्शन होगी, तो वीकेंड पे पड़ी होगी, हफ्ते की रात भी पड़ी होगी, इतवार भी सारा दिन पड़ी होगी, एक्सेसिव कैश, वो चोरी डकैती का खतरा है। वैसे अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको पता है वो आप एटीएम के जरिए से पहले कैश सिर्फ विड्रॉ कर सकते थे ना, अब डिपॉजिट भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है, इससे एक्सेसिव कैश इन हैंड वाला रिस्क मैनेज किया जा सकता है। छुट्टी वाले दिन भी डिपॉजिट करवाया जा सकता है।
सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड, NFL follows a policy in which all expired stock is to be placed in separate storeroom. Expired stock separate storeroom में होता है, ये इनकी पॉलिसी है। Which can then be adequately destroyed, जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अच्छा, ये से एक्सपायर्ड आइटम हो ना फूड में, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, इससे तो बाजू का टेस्ट इंप्रूव हो जाता है। एक्सपायर्ड चीज हो ना, उसका तरीका पता है क्या है? जो चीज एक्सपायर्ड इस्तेमाल करें, मसाला थोड़ा तेज कर दें, खाने वाला कहेगा ओह क्या मजे का है, धुएं निकल गए खा के, है ऐसी बिरयानी थी भाई। ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन याद रखें, इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा है। और आपको पता है, जब पंजाब फूड अथॉरिटी वाले और बाकी दूसरे प्रोविंसेस में फूड अथॉरिटीज हैं, अगर उन्हें इस तरह की कोई आइटम्स मिले, आपने कई दफा सुना होगा आइसक्रीम की शॉप जो है वो सारा स्टॉक उन्होंने डिस्पोज कर दिया और सील कर दिया उसको, ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर कोई भी ऐसी चीज होगी ना जिससे जनरल पब्लिक को जानी नुकसान का खतरा होगा, गवर्नमेंट उसको कभी अलाउ नहीं करती, बैन कर देती है। अखबार में कभी आपने पढ़ा हजारों मन दूध जाया कर दिया गया, ठीक है, उसी वजह से। और अगर कंटिन्यूस प्रॉब्लम हो या ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो तो उस बिजनेस को ही बंद कर दिया जाता है। इस पे गवर्नमेंट जो है, अमूमी तौर पे गवर्नमेंट इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। लेकिन याद रखें, हमारे हाथ जब कोई मसला सामने आ जाता है ना, तब भी एक्शन लिया जाता है, वरना एक्शन। लेकिन बहरहाल ये मसला सामने आ गया है। मसला क्या सामने आया? इन द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इट हैज बीन हाईलाइटेड दैट 2 ऑफ द रेस्टोरेंट वर नॉट फॉलोइंग दिस पॉलिसी। अच्छा, अब उसने आगे नहीं बताया, इशारा दिया। अच्छा हाँ, इशारा दिया। अब बताइए क्या हो रहा होगा? वो एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स कस्टमर को खिला रहे होंगे, कस्टमर्स की तबीयत खराब हो रही होगी, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? वो नुकसान पहुंचेगा, वो हॉस्पिटल पहुंचेगा, अखबार में खबर आएगी। क्या गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। यूज ऑफ एक्सपायर्ड स्टॉक, ये इंडिकेशन है, ठीक। 2 रेस्टोरेंट में, किसी एक रेस्टोरेंट में भी होता ना, किसी एक रेस्टोरेंट में एक दिन, फिर भी वे गोइंग कंसर्न का डाउट क्रिएट हो जाता। फॉरेन कंट्रीज में तो रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, अब आपने भाई का कहना यह है सर, उसके तो बहुत से रेस्टोरेंट थे, सिर्फ 2 की वजह से पूरा रेस्टोरेंट। अब मतलब मैं वैसे एग्जांपल कोट करने के लिए कह रहा हूँ, जो कॉलेज का मसला चल रहा है, वो मसला तो सिर्फ एक कैंपस का था, ठीक है, वो मसला बढ़ गया ना। तो वो जब खबरें होती हैं, असल में ये बहरहाल चले, छोटे डिटेल डिस्कशन नहीं करते। नहीं तो एग्री करते हैं आपके, मसला चाहे किसी हमारी एक ब्रांच में भी हो ना, याद रखिए कभी भी आप बिजनेस कर रहे हो, मसला एक ब्रांच में भी हो ना, अगर वो रिपोर्ट हो गया तो पूरा जो आपका नेटवर्क है वो इफेक्ट होता है, उसकी रेपुटेशन इफेक्ट होती है। असल में गुडविल इफेक्ट हो जाती है ना, तो गुडविल इफेक्ट होती है तो फिर वो पूरे बिजनेस को इफेक्ट करते हो, किसी स्पेसिफिक ब्रांच को इफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, तो हमने 2 इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट, फोर्थ, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2022 NFL's profits have been reduced by 30%, mainly due to rising। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मुझे याद आ गया, सवाल पूछना था। ये वाली चीज हमने क्या लिस्ट में कहीं पढ़ी है? ये वाली एग्जांपल एक्सपर्ट, हाँ, लीगल एक्शन डायरेक्टली नहीं पढ़ी, लेकिन इनडायरेक्टली इसकी वजह से रेगुलेटरी एक्शन आएगा, गोइंग कंसर्न। लेकिन आप फौरन पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए इसके ऊपर? आपको लिस्ट को रिकॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यही जजमेंट है, और यही मैं चाहता हूं आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में अगर कोई अनसीन भी प्रॉब्लम आए, इशू आए, इवेंट आए, आप उसको फौरी आइडेंटिफाई कर लें। नेक्स्ट, 4, during the year ended 30th June 2022 NFL's profit have been reduced by 30%, mainly due to rising electricity prices, increase in interest rates on long term loan, decrease in demand of products due to recession in the economy, and increase in raw material prices due to rupee devaluation। यानी क्या कह रहा है कि एक कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है और जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है। अब बताइए कि क्या ये एक इवेंट या कंडीशन हो सकता है कि नहीं? अच्छा, लेकिन हमने जो पढ़ा था वो तो कंटिन्यूइंग लॉसेस थे, इसमें कह रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। तो क्या प्रॉफिट डिक्रीज भी एक नेगेटिव सिग्नल होता है? बिल्कुल होता है। तो आपने स्ट्रिक्टली, मैंने बोला स्ट्रिक्टली लिस्ट को फॉलो नहीं करना, लिस्ट को सामने जरूर रखना है, लेकिन अपनी जजमेंट की बेस पे डिसीजन करना। जजमेंट क्या कहती है आपकी कि ये सारे मसले मसाइल
इनकी वजह से क्या ऐसा होता है कि लोग अपना बिजनेस बंद कर दें और किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाए? बिल्कुल ऐसे होता है। जब कभी ये क्राइसिस ज्यादा था, छोटे मोटे क्राइसिस तो चलते रहते हैं हमारी कंट्रीज में, जब ज्यादा होते हैं 2008 में ज्यादा हुए थे, तो उसमें बहुत सी हमारी इंडस्ट्री जो है वो दूसरी जैसे बांग्लादेश वगैरह शिफ्ट हो गई। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स बता रहा है, इन प्रॉब्लम्स का गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट होगा कि नहीं। तो 3 हमने इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिया है, सही है। पहला कौन सा इशू आइडेंटिफाई किया था हमने? पहला इंपोर्ट बैन का, दूसरा हमने एक्सपायर्ड स्टॉक वाला, और तीसरा ये पुअर इकोनॉमिक कंडीशन वाला। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, जनरल है ना, वैसे तो आप एक्सप्लेन करते हुए एक एक नेगेटिव चीज को डिस्कस करेंगे, हेडिंग बनानी है तो ये कह सकते हैं हम, या डिक्रीजिंग प्रॉफिट कह सकते हैं फॉर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। अब ये बताइए, आपने इसको डिस्कस कर लिया, जो ना असेसमेंट करें, असेसमेंट का मतलब यही है कि आप देखिए इसकी गोइंग कंसर्न को प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरा हिस्सा क्या है? Also says audit procedure which your team need to perform to validate your assessment. To validate your assessment का मतलब क्या है? कंफर्म करने के लिए इसको। तो कौन से प्रोसीजर, इनिशियल वाले क्या एडिशनल वाले? एडिशनल वाले, शाबाश, ठीक है, जो बाद में प्रोसीजर परफॉर्म होने, इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस केस में? इस तरह का केस मजीद है तो हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट, अब ये भी एक क्वेश्चन है, अब ये आपका गोइंग कंसर्न का नहीं है, जनरल रिपोर्ट का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स इन द अबव पैराग्राफ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या है? कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। आपने अगर कोई पैराग्राफ नहीं है ना इसमें, तो आपने ये कमेंट नहीं करना कि पैराग्राफ मिसिंग है। जो गिवन पैराग्राफ है उन्हीं के ऊपर कमेंट करना है। Carry, you are the audit manager on the audit of Indus Limited. The audit senior has completed the audit of company for the year ended June 30, 2007 and submitted a draft audit report for your review. Following paragraphs have been extracted from draft audit report. अब ये पैराग्राफ, एक एरर तो मैं फौरी आइडेंटिफाई कर देता हूँ। शाबाश, हेडिंग्स यूज नहीं की। जो पुराना स्टैंडर्ड होता है ना, पुराना रिपोर्ट, उसमें हेडिंग्स नहीं यूज होती थी, लेकिन जो नया रिवाइज स्टैंडर्ड आया ना 7-8, अब तो रिवाइज को भी 7-8 साल हो गया, इसमें हेडिंग्स यूज होती हैं। अच्छा, ये आपने अब 4 पैराग्राफ है, 4 हेडिंग यूज नहीं, इसको 4 गलतियां नहीं लिखना, ये एक ही गलती है। हेडिंग्स आर नॉट यूज्ड। नेक्स्ट, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, वो डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान भी ठीक है, भी ठीक है। ISS भी लिख सकते हैं। These standard require that we, ये गलती नहीं है। These standard require that we plan and perform audit to obtain, आगे डॉट्स लगा दिए, यानी डॉट्स का मतलब ये है कि आगे जो सेंटेंस चल रहा है ना वैसे ही चलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? These standard require that we plan and perform the audit to obtain. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion and after due verification we report that. इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें भी नहीं प्रॉब्लम। देखा, अमूमी तौर पे स्टार्ट में प्रॉब्लम नहीं देता, ठीक है। वो आपको लग रहा होता है कि यार तो सारा कुछ ठीक दिया उसने, गलती कहाँ पे है? वो गलतियां इकट्ठी करके उसने कहीं फिट की होंगी, कोई सेकंड लास्ट या लास्ट पैराग्राफ में। We did not observe the counting of the physical inventories as of June 30, 2007 since the date was prior to the time we were initially engaged as auditor of company. Owing to the nature of company's record, we were unable to satisfy ourselves as to quantities of inventory by other audit procedure. अब ये क्या बता रहा है? स्कोप लिमिटेशन। ठीक है जी। अच्छा, इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए थी भला? इसकी हेडिंग क्या होनी थी? क्वालिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। और आपको पता है बेसिस फॉर, अब देखिए एक तो हेडिंग नहीं दी, दूसरी अब प्लेसमेंट भी गलत होगी। कैसे? बेसिस पहले आ रहा है, इन आवर ओपिनियन, ओपिनियन पैराग्राफ बाद में आ रहा है। क्या ये एक गलती समझी जाएगी? बिल्कुल। स्टैंडर्ड ने जो तरतीब बताई है ना, ओपिनियन, स्टैंडर्ड कहता है ओपिनियन सबसे पहले है, बेसिस ओपिनियन उसके बाद है, बाकी तरतीब आपकी रिलेटिव इंपोर्टेंस पे डिपेंड करती है। बाकियों में आप गलती ना, लेकिन ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन ये तो टॉप पे होने चाहिए। तो दूसरी गलती क्या हुई हमारी? एक हेडिंग नहीं दी, दूसरा ओपिनियन से पहले बेसिस और ओपिनियन दे दिया, ये गलत है।
Next, in our opinion and to the best of our information, according to the explanation given to us, the balance sheet, वगैरह वगैरह वगैरह. So required and respectively give a true and fair view of the state of company's affairs as at 30th June 2000 and of the loss, its cash flow and change in equity for the year then ended. यहाँ पे बताइए कोई प्रॉब्लम? हाँ शाबाश, ऊपर स्कोप लिमिटेशन है और नीचे ओपिनियन अनमोडिफाइड दे रहा है, हालांकि इसे क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहिए. ओपिनियन मस्ट बी मॉडिफाइड. स्कोप लिमिटेशन है. 3 गलतियां हो गई, हेडिंग नहीं दी, प्लेसमेंट बेसिस की गलत है, और तीसरा ओपिनियन. सबसे बड़ा तो उसने गुनाह ये किया ना, गुनाह भी नहीं, जुर्म कहना चाहिए, ये किया क्या, स्कोप लिमिटेशन थी लेकिन अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया. लगता है कंफर्म पैसे खाए इसने. 3. इसके बाद आगे चलते हैं. हाँ क्या पता इममटेरियल इम्पैक्ट, अगर इममटेरियल इम्पैक्ट होता तो फिर रिपोर्ट में उसका जिक्र ही नहीं होता. इममटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम रिपोर्ट में जिक्र, जो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो, करेक्ट हो जाए, उनको भी रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया जाता. ठीक है, अलग से वो रिकॉर्ड रख दिया जाता है इममटेरियल का. हम अलग से रिकॉर्ड रखते हैं. क्यों रखते हैं रिकॉर्ड अलग से? एग्रीगेट करके मटेरियल देखते हैं, लेकिन रिपोर्ट में उनका जिक्र नहीं करते. The company's liabilities exceed its assets at June 30, 2007, creating an adverse situation which management believes is reversible over the coming 12 months. Management further believes that the company is capable of continuing in operations for 12 months from the date of this report. जी बताइए, ये पैराग्राफ कौन से वाला है भला? ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी से रिलेट कर रहा है. ठीक है, तो एक तो इसकी हेडिंग उसको देनी चाहिए थी, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. ठीक है, चले वो हमने अलग से कवर भी कर लिया. इस पैराग्राफ पे कमेंट कीजिए क्या ये ड्राफ्टिंग ठीक है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1, अब ये एक एक करके बताते जाए. सबसे ज्यादा आपको एरर्स इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे. एक तो ये हो गया, जैसे मैंने बोला कि हेडिंग नहीं दी. दूसरा, नोट अकाउंट्स का रेफरेंस दे दिया. अच्छा, ये कंफर्म है ना कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है ये पैरा? ये कंफर्म है ना? आप उसने गोइंग कंसर्न को मेंशन भी किया, मेंशन किया कहीं? 12 मंथ की बात किया, वो गोइंग कंसर्न की होती है. फिर उसने लायबिलिटीज एक्सीड एसेट्स बोला है, ये गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन है. पहले कंफर्म हो जाए गोइंग कंसर्न का. हेडिंग दी, नोट्स टू द अकाउंट्स का रेफरेंस दे दिया, ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड नहीं लिखा, क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी कि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, और फिर मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी रिपोर्ट में लिख दिया. मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिट रिपोर्ट में आएगा तो फिर डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या आना है? ये 4-5 एरर्स उसने देखे, एंड में रख दिए. शुरू में एक भी नहीं था, समझ रहे? तो इस तरह की चीजों, वरना बच्चे क्या समझ रहे होते हैं, ये 2-2 3-4 पैराग्राफ हैं, हर एक में 2-2 गलतियां. मैथमेटिकली नहीं चलता वो, उसकी मर्जी है. भाई समझ आ गया कैसे शॉर्टकमिंग को आइडेंटिफाई करना है? इसका सोल्यूशन जरूर पढ़िएगा ताकि आपको इसकी ड्राफ्टिंग का अंदाजा हो कि आपने इसको कैसे ड्राफ्ट करना है. आज मैंने आपको वो बेंचमार्क सेलेक्ट कर दिया. क्या बेंचमार्क था? कितने वर्ड्स पर मार्क? 30 to 40 वर्ड्स पर मार्क. ठीक है, आगे चलते हैं. उस लिहाज से आपने टाइम की एडजस्टमेंट कर लेंगे, यानी 1.8 मिनट में आपने इतना लिखना है. आगे चलते हैं नेक्स्ट. अच्छा, अब ये क्या है? अगेन ये भी क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई 4 errors in the above extract and also indicate amendments required to rectify. एरर्स भी बताना है. अगेन ये फिर उसने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दे दिया. आपको ये नहीं कह रहा पूरी रिपोर्ट प्रोड्यूस करो, और इवन कोई पैराग्राफ भी प्रोड्यूस करवाने को नहीं कह रहा. पुराने जमाने में करवाता होता था. अब लेटेस्ट उसका टेस्टिंग स्टाइल क्या है? कोई पैराग्राफ देके आपसे कहेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना. आपने जिंदगी में एक दफा भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है ना, या इवन आपने कंसेप्ट भी अच्छे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? अब स्टूडेंट ये समझ रहा होता है, सर मैंने इसमें से रिपोर्ट में से गलती निकाली है, मैंने तो रिपोर्ट याद ही नहीं की, मैंने तो सर एक पैरा भी याद नहीं किया. भाई एक पैरा भी याद नहीं किया ना, स्टिल आप कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्यों? इसमें वर्ड्स की गलती नहीं वो पूछ रहा, कंसेप्ट की गलती पूछ रहा है. कह रहा है द ऑडिट ऑफ अल्फा पब्लिक लिमिटेड APL हैज कंप्लीटेड फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017. Asif and company has carried out the audit of APL. You are the audit manager and apprised your audit in charge to draft audit report for APL.
Following extracts of report has been produced by the audit in charge for your review. ये extract है आपके सामने. पहली चीज, we have reviewed the complete pages of financial statements of APL for the year ended on March 31st, 2017. कोई गलती है इसमें? हाँ, रिव्यू नहीं किया, ऑडिट किया है तो ऑडिटेड आना चाहिए. रिव्यू किया होता तो फिर आता क्या? वी हैव रिव्यूड. एक पहली गलती तो ये आ गई. दूसरी गलती क्या आई? वो कह रहे कंप्लीट पेजेस ऑफ फाइनेंशियल, रेफरेंस नहीं दे रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं. हमें एक एक करके बताना है. वी हैव ऑडिटेड द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ताकि पता चले कि कंप्लीट सेट का ऑडिट कर रहे हैं या किसी सिंगल का. दो गलती आ गई. दूसरी ना भी सही, दूसरी थोड़ी सी मुश्किल थी. पहली तो आपने आइडेंटिफाई कर ली ना, ये पहली कंसेप्चुअल थी, ऑडिट कर रहे हैं रिव्यू नहीं कर. नेक्स्ट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेडिंग ठीक नहीं है. क्यों? सही हेडिंग क्या है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्स. यही है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या है हेडिंग सही? हाँ, उससे भी पहले उन्होंने कहा सर हेडिंग की बात छोड़ें, सबसे पहले तो ओपिनियन आना चाहिए. ओपिनियन नहीं, ओपिनियन की तरतीब गलत दी है उसने. करेक्ट. अब इसकी तरतीब से चलते हैं ना. ओपिनियन जब आएगा उसको उसकी प्लेसमेंट कमेंट करेंगे. मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रिस्पांसिबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द अबव सेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस. भाई मैनेजमेंट ने ये करने तो हमने क्या करना है? ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर. इसको तो बेसिक अलीफ में नहीं पता ऑडिट की कि मैनेजमेंट ने ट्रूथ एंड फेयर करना है. अब मुझे कंफर्म हो, अंदाजा है मुझे आगे चल के आइटम रिस्पांसिबिलिटी में क्या बोलेगा, क्या आइटम ने प्रिपेयर करना है. ये उल्टा ऑडिट बढ़ गया. तो दो एरर्स आइडेंटिफाई हो गए क्लियरली. अब इसकी करेक्शन बताइए क्या होनी चाहिए कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबल, नॉट रिस्पांसिबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, मैनेजमेंट रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिजाइन इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स. ठीक है, एंड गोइंग कंसर्न. दो गलती होगी, नोट करते जाइएगा. ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, आवर रिस्पांसिबिलिटी इज टू प्रिपेयर. वही बात हुई, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस. ठीक है, ये तीसरी गलती होगी, बड़ी गलती. ठीक है, क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, ऑडिटर की नहीं. फिर कह रहा है वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद सम सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सम सिग्निफिकेंट, सम में प्रॉब्लम है. स्टैंडर्ड ने तो क्लियरली कहा है ऑल स्टैंडर्ड की ऑल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है. डिपार्चर सिर्फ तब कर सकते हैं जब नॉट रेलिवेंट या नॉट प्रैक्टिकेबल हो, वरना नहीं कर सकते. दी स्टैंडर्ड रिक्वायर, कितनी गलती होगी? These standards require that we plan and perform the audit to obtain maximum assurance about whether the above said statements are reasonable assurance, free from all material misstatement whether caused by fraud or all. नहीं, even material को भी हम all नहीं बोलते. हाँ जी, most. Here an कितनी, 5 हो गई गलतियां, 6 हो गई. An audit involves performing procedure to obtain evidence about the amount and disclosure in the financial statement. The procedure was selected on the basis of last year working papers and the knowledge of senior audit team members. ये क्यों? लास्ट ईयर वर्किंग पेपर. अच्छा, प्रैक्टिस में अक्सर यही होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए. कई दफा प्रैक्टिस में यही होता है. क्या सीनियर से पूछे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, या पिछले साल की फाइल देख लो ना. क्या गलती है इसमें? इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? हर साल के प्रोसीजर उस साल की रिस्क असेसमेंट पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो इस साल के प्रोसीजर भी इस साल की रिस्क असेसमेंट पे डिपेंड करने चाहिए. इस साल के प्रोसीजर बताइए, इस साल का रिस्क देख के फिर हम डिसाइड करने के पिछले साल की फाइल देख के. क्यों? क्या हर साल रिस्क सेम नहीं होंगे? हर साल रिस्क सेम नहीं होंगे. बिजनेस चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, सिस्टम चेंज होता है, ट्रांजैक्शन चेंज होती हैं, तो रिस्क जो है वो चेंज होता रहता है. Next, we considered internal control relevant to entity and express an opinion on effectiveness of internal control. तो opinion तो express करते ही नहीं है. ठीक है, तो फिर किस लिए हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं? रिस्क असेस करने के लिए और उसके मुताबिक अपने प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए. An audit also include consideration of reasonableness of any new accounting estimates and policies made by management. Any new या significant?
चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, सिग्निफिकेंट चाहे कंसिस्टेंट भी अप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉलिसी सारी कंसिस्टेंट अप्लाई हो रही हैं तो आप काउंटिंग पॉलिसी को चेक ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे जब न्यू आ गएंगी सिर्फ उन्हीं को चेक करना है, ठीक है कि नहीं। कि पुरानी जो काउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई होती आ रही हैं उनको भी देखना चाहिए इस साल कंसिस्टेंट और करेक्ट एप्लीकेशन हुई है कि नहीं। सिर्फ न्यू को देखना है कि सिग्निफिकेंट सबको, ठीक है, चाहे न्यू है चाहे ओल्ड है। तो ये तो 9-10 सारे पूछे 4 थे। ये आई कैप का क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये ACCA का होगा या किसी और, आई कैप का नहीं हो सकता। आई कैप का हाँ देखा नहीं है, आई कैप का नहीं। आई कैप तो 4 पूछेगा ना तो 3 मुश्किल से मिलेगी आपको, 4th वाली आइडेंटिफाई करने के लिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये तो उन्होंने 4 पूछ के 8 दे दी है। ACCA में भी ऐसे होता है प्रैक्टिस, इतनी ज्यादा नहीं होती। ACCA में भी 4 उसने पूछी है ना तो 5 या मैक्सिमम 6 इश्यूज रखेगा क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया। अच्छा इसमें एक चीज मुझे ये बताइए, आपने ठीक ठीक बताना है, रिपोर्ट में से एरर्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या सारी रिपोर्ट याद होना जरूरी है? सिर्फ रिपोर्ट के अंदर जो कंसेप्ट यूज हुए हैं वो हमें सही पता होना चाहिए कि क्या है। सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आप रिपोर्ट की केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, एक ही है, चल लगे हाथों निपटा जाए। वो कह रहा है योर फर्म इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ मैच्यो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013। 12 जनवरी को क्या हुआ? मैच्यो's warehouse was destroyed resulting in the loss of its entire inventory and an inability to fulfill customers outstanding order for the foreseeable future। आग लग गई, आपको 2 मिनट जल्दी जाने की पड़ी है, वो तबाह हो गया वो। Your firm has concluded that the financial statement should be prepared on breakup। concluded, देखिए कंक्लूजन उसने खुद दे दिया ना, आपसे तो नहीं पूछा। कह रहे state with reason the implication for your firm's audit report on Macho's financial statement for the year ended 31 December if the directors of Macho prepare the financial statements on breakup basis and adequately disclose the basis of preparation notes the financial statement। liquidation going concern assumption appropriate है कि non appropriate? और प्रिपेयर किस बेसिस में है? सही के गलत? सही है। तो बताइए इफेक्ट क्या होगा? बस इतना लिख देंगे, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, सिर्फ इतना लिख देंगे कि एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में बताएंगे नोट्स ऑफ अकाउंट्स का रेफरेंस, बेसिस ऑफ काउंटिंग, फॉर आवर ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। ये एक्सप्लेन करना है, सिर्फ हेडिंग नहीं दे देनी। बी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस, तो हम क्या लेकिन बकायदा कमेंट्री करके बोलेंगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पे बननी चाहिए थी, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स ओपिनियन और फिर बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, उसकी बात भी तो करनी है। ये जनरल है, चाहे किसी जगह पे लिखा हो या ना लिखा हो, जनरल है ये, क्या असूल पक्का कर ले। जब कभी मॉडिफाइड होगा बेसिस मॉडिफाइड ओपिनियन डिस्कस करना है। डन जी। ये छोटा सा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ खत्म कर, असाइनमेंट जरूर कीजिएगा आज वाली। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।